नमस्कार मित्रों, आज आपके सामने बहुत समय बाद आने का अवसर प्राप्त हुआ। आज मैं कुछ एक महत्वपूर्ण विषय के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। काफ़ी समय से कई लोग मुझसे कह रहे थे इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए। वो है सूर्य ग्रहण जो 21 तारीख को पड़ रहा है, जिसका नाम है कंकणाकृति सूर्य ग्रहण। कंकणाकृति एक वर्ड ऐसा है कि सूर्य ग्रहण से जब ये पहले पड़ता है तो आपके दिमाग में प्रश्न आता होगा कि कंकणाकृति क्या है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें ग्रहण को जानने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले समझ लें कि ग्रहण कितने प्रकार का होता है। तो पहला ग्रहण होता है पूर्णग्रास, दूसरा होता है खंडग्रास, खग्रास, और तीसरा होता है कंकणाकृति। अब पूर्णग्रास ग्रहण कैसे होता है? इसमें बोला जाता है कि सूर्य बिंब और चंद्र बिंब होते हैं, दोनों के बिंब होते हैं। तो जब चंद्र बिंब और सूर्य बिंब बराबर होते हैं तो इसका मतलब इसे पूर्णग्रास ग्रहण कहा जाता है। जब चंद्र बिंब सूर्य बिंब से कुछ बड़ा होता है तो उसे खंडग्रास ग्रहण कहा जाता है, और जब चंद्र बिंब सूर्य बिंब से कुछ छोटा होता है तो उसे कंकणाकृति सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ये ग्रहण के प्रकार हैं। कंकणाकृति सूर्य ग्रहण के अंतर्गत चंद्र बिंब सूर्य बिंब को इस प्रकार से ढकता है कि सूर्य बिंब में चंद्र बिंब समाविष्ट हो जाता है, और उस समय सूर्य बिंब का जो बाहरी भाग है वो चांदी के कंगन की तरह चमकता रहता है, जिसे कंकणाकृति सूर्य ग्रहण कहा जाता है। परम ग्रास के समय इसकी अवधि 12 मिनट से अधिक नहीं होती। मार्तंड पंचांग में ये साफ साफ उल्लिखित है और बिल्कुल सही तरीके से दिया गया है। आप इसे पढ़ भी सकते हैं। मैं आपको जरा सिरे वाइज समझाना चाहता हूँ, क्योंकि इस समय ग्रहणों को लेके बहुत ज़्यादा भय उत्पन्न हुआ रहता है हर व्यक्ति के। अनादिकाल से ग्रहण चल रहे हैं और उसके शुभ अशुभ परिणाम होते हैं, लेकिन मैं सिरे वाइज, क्योंकि मैंने इसको पूरा चार्ट बनाया है और तो तरीके से आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि लंबा समय है इसलिए मैंने कागज़ी में आपको समझा रहा हूँ। देखिए, ये जो ग्रहण है ये रविवार के दिन पड़ रहा है। जो ग्रहण रविवार के दिन पड़ता है उसे चूड़ामणि सूर्य ग्रहण कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, ग्रहण का 3 काल होते हैं: प्रारंभिक काल, मध्यकाल और समाप्ति काल। प्रारंभिक काल के बाद जो मध्यकाल होता है उसे परम ग्रास कहा जाता है, जिसमें ग्रहण की तेजी बहुत ज्यादा होती है। तो इस काल में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ती है, और इसी काल में जो भी आपकी दान की वस्तुएं हैं वो अपने पास रख लें। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो आप नीडफुल व्यक्ति को भी दे सकते हैं, और अगर ब्राह्मण को देना है तो स्नान पश्चात संकल्प सहित ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। ग्रहण काल में जब पाठ करने से अभिष्ट फलों की प्राप्तियां होती हैं, रोगी, गर्भवती स्त्री और बच्चों को विशेष रूप से सावधानी रखवानी चाहिए। इनको ग्रहण काल में बाहर न जाने दें। अब हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके दिमाग में भी आता रहता होगा कि ग्रहण पर राशियों का प्रभाव एक बहुत चर्चित विषय है, जिसे कोई आज की डेट में मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा लोग परेशान हैं। ग्रहण पर राशियों का प्रभाव आम व्यक्ति पर क्या पड़ रहा है। तो मैं इसके लिए स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है
जिसको दूर करना बहुत आवश्यक है कि आम आदमी के लिए राशि के अनुसार ग्रहण को मानना कितना आवश्यक है। तो मैं इस पे कहना चाहता हूं कि आम आदमी की राशि के अनुसार ग्रहण पर चर्चा करना संपूर्ण व्यर्थ है और भ्रामक प्रचार और भयग्रस्त करने के अलावा कुछ नहीं होता है। अब इसका लोग कारण पूछेंगे कैसे है, तो इस कारण का उत्तर है कि ग्रहण किसी व्यक्ति विशेष के लिए घटित नहीं होता है, अपितु होता है देश के लिए, राज्य के लिए, शहर के लिए। इसमें हमारी एक ज्योतिष है, ज्योतिष की पद्धति है, उसको मेदिनी ज्योतिष बोला जाता है, जिसे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है, इंग्लिश में उसे बोला जाता है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। उसको समझना आवश्यक है क्योंकि उस ज्योतिष के माध्यम से ही आप देश के लिए, शहर के लिए और राज्य के लिए ये फलित कर सकते हैं या भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगर हमें किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई फलित करना है तो हमें जातक विशेष, इसे बोला जाता है व्यक्तिगत विशेष के लिए, तो उसके लिए हमें जातक ज्योतिष को का सहारा लेना पड़ता है, जिससे हम व्यक्तिगत व्यक्ति की जन्मपत्री के ऊपर भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए कि जो कोरोना नामक एक वैश्विक महामारी इस समय फैली हुई है, तो अगर कोई व्यक्ति अपनी जन्मपत्री के आधार पर ये नहीं जा सकता कि ये कोरोना उसे आएगा कि नहीं आएगा, या इससे वो प्रभावित होगा या नहीं होगा, कि वैश्विक महामारी है, ये दूसरे से आ रही है और ये कब तक समाप्त होगा ये आप अपनी जन्मपत्री से नहीं बता सकते हैं। इसके लिए आपको वैश्विक दृष्टि से देखना पड़ेगा, उसमें सभी देशों की जन्मपत्रियों को भी देखना पड़ेगा और भारत की दृष्टि से भी इसको देखना पड़ेगा कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तब आपका कोई सार निकलेगा, अन्यथा इसमें सार नहीं निकलेगा। अब हम एक तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट में आते हैं कि जो 21 जून को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण में ज्योतिषीय विश्लेषण किए जा रहे हैं, उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। तो जो 21 जून को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण है, इसका जो परम ग्रास है वो लगभग 12:11 पर हो रहा है। भारत की दृष्टि से अलग है, लेकिन हम हरिद्वार और उत्तराखंड के उस पर भी देख रहे हैं, लेकिन लगभग ये 12:11 पे पड़ रहा है। भारत की दृष्टि से ही 12:11 पे पड़ रहा है। अगर हम उस समय की जन्मपत्री बनाएंगे तो सूर्य जो है उसका 6 अंश 13 कला और 2 विकला पर सूर्य मृगशिरा नक्षत्र पर विद्यमान है और वो मिथुन राशि पर बैठे हुए हैं। अब मृगशिरा नक्षत्र जो होता है उसके अंतिम 2 चरणों, इसे समझ लीजिए, लोग इसमें मृगशिरा नक्षत्र बोल दे रहे हैं। मृगशिरा नक्षत्र के पहले 2 चरण में मिथुन राशि नहीं आती। मृगशिरा नक्षत्र के अंतिम 2 चरणों की राशि मिथुन होती है, उसमें भी चतुर्चरण की विशेष रूप से। तो अंतिम 2 चरण की राशि मिथुन हो रही है और जिसका परम ग्यास 12:11 पर, जिसका लग्न जब हम शोधन करेंगे तो कन्या लग्न होगा और उस कन्या लग्न पर सूर्य 10वें स्थान पर विराजमान होंगे। गुरु शनि जो हैं वक्री होकर पंचम पर विराजमान होंगे और 4 ग्रह इसमें वक्री होंगे। अब इसमें महत्वपूर्ण बात है जो समझने की है कि कई विद्वानों के द्वारा इसे 2 नक्षत्रों मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र पर इस ग्रहण को बताया जा रहा है। मेरा कहना है इस पर मंथन करने की आवश्यकता है हमें,
क्योंकि परम ग्रास का काल क्या है, पहले परम ग्रास के काल को हम देखें तो परम ग्रास का जो काल है वो मृगशिरा नक्षत्र का चतुर्चरण है। इसलिए दो नक्षत्रों की तो इसमें बात ही करना व्यर्थ है। आद्रा को तो हम इसको हटा लें, क्योंकि परम ग्रास के काल को हमें सबसे तेज जो गति होगी वो 12:11 के आसपास में होगी। तो उस काल का जो लग्न है वो है कन्या, और उस समय का जो नक्षत्र है वो है मृगशिरा। अब हम समझें, मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी जो होता है मंगल होते हैं, जो कि ग्रहण काल में उसकी स्थिति शुभ नहीं है। मंगल किस चीज के कारक होते हैं समझिए, मंगल होते हैं साहस के, अग्नि के, मान प्रतिष्ठा के, सेनापति का प्रतीक होता है। इसके प्रभाव से अग्नि का भय आ जाता है, देश की मान प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है, पुलिस सेना पर आपत्ति आ सकती है, या देश के बड़े जो सुरक्षा को देखते हैं उन लोगों को कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, बॉर्डर पर लड़ाई झगड़े की संभावना आंशिक रूप से बढ़ सकती है। आंशिक रूप में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मिथुन राशि में सूर्य विराजमान है, और मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध। वो ग्रहण काल के लग्न में शुभ स्थिति पर मौजूद है, और बुध जो होता है विद्वत्ता, प्रबंधन, वाक्पटुता का मालिक है, जिससे बहुत बड़ी घटना नहीं हो पाएगी। ये सारी घटनाएं जो मैंने आपसे जिक्र करी, ये इन तीन गुणों की वजह से संभावित तौर पर आज दिखती लगेंगे कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ये तीन गुणों की वजह से वो टल जाएंगे। मिथुन राशि वायु की राशि है, और वायु संचार माध्यम भी बोला जाता है। इसलिए हमें अपने देश को संचार तंत्र से, गुप्तचर विभाग के माध्यम से अलर्ट पर रहना चाहिए, जिससे सही सूचना पर तुरंत कार्रवाई हो सके। अब इस ग्रहण की स्थिति समझिए, ये ग्रहण वलयाकार ग्रहण है, जिसमें चंद्रमा को सूर्य को पूर्ण रूप से ढकने की स्थिति नहीं बन रही है, और इसका परिमाण लगभग 0.99 है होगा। तो जब चंद्रमा की छाया 0.99 भाग ढकेगी, तो परम ग्रास जब ग्रहण मध्य में होगा, तो उस समय का जो परम ग्रास का समय होगा वो 30 से 38 सेकंड का होगा लगभग। अब जैसे हमारे इस साल संवत्सर के राजा बुध हैं और मंत्री चंद्र हैं, ग्रहण बुध की राशि पर है, इससे वर्षा, बाढ़ का भय, जल संकट का भय भी संभावित है। और सितंबर में राहु चेंज हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है, और राहु वक्री होके वृषभ लग्न पर, वृषभ राशि पर विराजमान हो जाएंगे। तो भारत की कुंडली के लग्न पर स्थित होंगे और बहुत मजबूत तरीके से स्थित होंगे। इसलिए विशेष सावधानी डिसीजन मेकिंग में देश के उच्च पदस्थ व्यक्तियों को, राजा को रखनी चाहिए। अब हम ग्रहण काल के समय को देख लेते हैं। जो भारतीय स्टैंडर्ड टाइम है उसमें 20 जून को रात्रि, 20 जून शनिवार को रात्रि 10 बजे से सूतक लगेगा। भारत में ग्रहण का जो प्रारंभ होगा वो 10:16 से शुरू होगा 21 जून को, और जो ग्रहण का मध्य परम ग्रास होगा वो होगा 12:10 का, 11 मिनट का, और ग्रहण समाप्त जो होगा वो होगा 2:04 एज पर स्टैंडर्ड टाइम भारत के हिसाब से। मैं हरिद्वार का निवासी हूँ, उत्तराखंड का निवासी हूँ, इसलिए मैं हरिद्वार के विषय में भी आपको बता रहा हूँ। हरिद्वार में ग्रहण का जो प्रारंभ होगा वो 10:24 पर प्रारंभ होगा,
और ग्रहण मध्य जिसे परमग्रास कहा जाता है वो 12:05 पर होगा दोपहर में, और जिसकी समाप्ति 1:51 पर हो जाएगी, जिसकी कुल अवधि होगी 3 घंटा 27 मिनट की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहां पर ये पूर्ण रूप से दिखाई देगा, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में ये ग्रहण कई जिलों में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। मतलब इस वलयाकार दृष्टि से कई कई जगह ये आंशिक है, लेकिन इसमें यहाँ पर जितना भी दिखाई देगा पूर्ण दिखाई देगा, जिसमें देहरादून भी एक जिला है। तो देहरादून में जो ग्रहण का प्रारंभ है वो 10:24 से स्टार्ट होगा। ग्रहण मध्य जो परमग्रास होगा इसका वो 12:05 है और समाप्ति इसकी 1:50 पर होगी। कुल समय 3 घंटा 26 मिनट का होगा। अब इसमें परमग्रास 30 से 38 मिनट का ये जो 38 सेकंड का जो समय महत्वपूर्ण है। इसका मतलब 12:05 38 ये परमग्रास है, ये बहुत तेज है, इसमें बिल्कुल सावधानी रखें। और बाकी अपने अपने शहरों के अनुसार इसको चेक कर लें, क्योंकि समय की घटत बढ़त इसमें होगी। तो यहाँ सब शहरों का विवरण करना मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए उसको पंचांग के अनुसार समझ लें, या अपने क्षेत्र में जो भी ब्राह्मण विद हैं, विद्वान जन हैं, उनसे पूछें अपने शहर के लिए। भारत का मैं दे चुका, बता दिया आपको। अब ग्रहण के समय हमको क्या सावधानियां रखनी है और क्या उपाय करने हैं। बच्चों को, गर्भवती स्त्री को, रोगियों को ग्रहण की छाया नहीं पड़ने देनी है। कर्टेन लगा दें, अंदर बैठे रहें। ग्रहण के समय क्या सावधानियां रखें? सोएं नहीं, यात्रा नहीं करें, पत्ते नहीं तोड़ें, नाखून नहीं काटें, सब्जी नहीं काटें, कुछ सिले नहीं, हल्के वस्त्र पहने, भोजन ना करें, गाय भैंस का दूध ना निकालें, दांत साफ ना करें, कपड़े ना धोएं। भोजन इसमें ना करें तो अच्छा है, लेकिन रोगियों को, गर्भवती स्त्री को में इसमें आवश्यकता पड़ जाती है भोजन की। तो अगर ये करना है तो सूतक से पहले जो भोजन की सामग्री है उसमें तुलसी और कुशा रख दें। तो उससे क्या, तो उस समय में जो आप है उस भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। ग्रहण समाप्ति के पश्चात जो सूतक काल का घर में जल इकट्ठा हुआ है, तो उस जल को सारे को बाहर फेंक दें और नया शुद्ध जल लें, और घर में गंगा जल के छिड़काव भी करें। अब इसमें हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए? तो देखिए, भगवान की प्रार्थना तो किसी भी प्रकार से करें, जिस जगह पे भी नाम जप हो, सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है। कोई इसमें ऐसा कोई संशय लेने की जरूरत नहीं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। लेकिन कुछ विशेष चीजें होती हैं जिसको समझ ले तो अच्छा है। तो ग्रहण काल के दौरान एक तो अपनी पाठ साधना अवश्य करते रहें। ग्रहण काल में की गई जो भी साधना होती है वो तुरंत अभिष्ट फल दे देती है। जो बड़े बड़े अनुष्ठानों से नहीं मिलता वो ग्रहण काल में मिल जाता है। इस 21 तारीख को जो ग्रहण पड़ रहा है वो मृगशिरा नक्षत्र में पड़ने वाले ग्रहण है, जिसके स्वामी मंगल है, और उसमें मंगल की स्थिति ज्योतिषीय दृष्टि से ठीक नहीं है। तो मेरा सबसे अनुरोध है, सबसे पहले तो इसमें मंगल के उपाय अवश्य करें। अगर कोई लोग कर सकते हैं तो मंगल के उपाय अवश्य करें, जिसमें मंगल के किसी भी मंत्र का आप जाप करते रहें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, श्री रामचरितमानस और सुंदरकांड, ये बहुत ही शुभ है अगर इसमें करा जाता है। मंगल का दान करें। सूर्य ग्रहण में सूर्य का तो दान होता ही है, सूर्य से संबंधित दान होते हैं,
लेकिन ये मंगल शुभ नहीं है इस ग्रहण में, इसलिए मंगल भी इसमें, मंगल के दान भी करें तो अति शुभ होगा। और सूर्य और मंगल के दान लगभग लगभग समान होते हैं। मैं बता देता हूं, आप लिख लें। तांबे के किसी पात्र को दान कर सकते हैं, मसूर का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं, लाल वस्त्र का दान कर सकते हैं, कनेर पुष्प का दान कर सकते हैं, केसर का दान कर सकते हैं, लाल चंदन का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं, अनार का दान कर सकते हैं फलों में। ये सब दान मंगल और सूर्य में बराबर माने जाते हैं। घी मैंने नहीं बोला तो घी का भी दान आप लिख लें। माँ भगवती बुद्ध की अधिष्ठात्री देवी है और ये ग्रहण मिथुन राशि पर भी है, तो माँ भगवती के कवच का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, नवाण मंत्र का पाठ कर सकते हैं, और मंगल चंडिका स्तोत्र होता है एक, मंगल चंडिका स्तोत्र और मंत्र, उसका पाठ और जप कर सकते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहली बात, ये सब चीजें हमने आपको सिर्फ इसलिए बताई कि ये पाठ पूजा तो जीवन में सबको सफलता प्रदान करती है और उस काल के अंतर हम एक साधना में रत हो जाते हैं। लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का आपके लिए प्रयोजन ये है कि ग्रहण के माध्यम से जो एक हवा बना रखा है देश में, इसका निवारण हो। ये बहुत ज्यादा परेशानी वाली चीजें हैं कि एक चीज के नाम पर इतना बड़ा हवा क्रिएट होता है, जबकि मानव एक व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए राशिवत कोई प्रभाव नहीं होता। ये सीधे देश के लिए, शहर के लिए, किसी राज्य के लिए और संबंधित बहुत देशों के लिए, जहां जहां पर भी ये ग्रहण पड़ेगा, उन लोगों के लिए, उन देशों के लिए ये प्रभावित होता है, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। तो कई कई जगह बताते हैं कि मिथुन राशि वाले ये करें, मेष राशि वाले ये करें, इसको ये हो जाएगा, उसको हो जाएगा। तो ये सब भ्रामक बातें हैं। इन सब बातों में मेरे हिसाब से कोई तथ्यात्मक बात मुझे नहीं लगती। तो बिल्कुल भ्रमित ना हो और बिल्कुल मनोचित्त होकर ईश्वर की साधना आप किसी समय में भी करें, अच्छा है। कुछ काल ऐसे होते हैं जो शास्त्र मत से बताए गए कि उस काल में साधनाओं की सिद्धियां हो जाती हैं, उसमें से ग्रहण भी एक काल है। तो आप सब लोग निश्चिंत होकर इस आने वाले ग्रहण का लाभ उठाएं। मैं लाभ उठाएं कहूंगा, क्योंकि किसी भी अच्छे कार्य में जब आप साधना करेंगे तो उसका आपको लाभ मिलेगा। भय से मत करें, क्योंकि जब भय की कमांड होती है तो फिर आदमी भय का निवारण करता है। बल्कि हमारे लिए ये मौका है जिस समय हमें उस अपॉर्चुनिटी को गेन करना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। तो आप सभी लोग इस ग्रहण का लाभ उठाएंगे। मैं दोबारा से, लाभ उठाएं और इस ग्रहण के माध्यम से ईश्वर की उपासना से जो आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, उससे आपके घर में धन धान्य, सुख समृद्धता, आरोग्यता की प्राप्ति हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।